हाँ तो सेकेंड ईयर हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं भाई? आप लोगों का सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका था माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, राइट। रिप्रोडक्शन की भी जब हमने बात की थी कल, तो ये 3 टाइप्स के बताए थे, राइट। द फर्स्ट इज vegetative method, sexual method, and third is asexual method, right? अच्छा तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस क्लियर है ना मेरी? वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? ठीक है। हम लोगों ने कल अपना वेजिटेटिव मेथड स्टार्ट किया था। वेजिटेटिव मेथड जो था आपका, इसे भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, है ना। द फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकंड इज बडिंग, ठीक है। लास्ट लेक्चर में इट मीन्स कल हम लोगों ने अपना बाइनरी फिजन फिनिश कर लिया था। आज से जो आपका स्टार्ट होगा वो है वेजिटेटिव मेथड में बडिंग, ठीक है। तो अब जो कल स्टूडेंट्स नहीं आए थे उन्हें पता चल गया होगा कि अब हम लोग चल का रहे हैं। तो चलें देख लेते हैं भाई। बडिंग, कल जिस तरह से हम लोगों ने क्या बाइनरी फिजन देखा था, उसी तरह से आपकी बडिंग की प्रोसेस होती है। इसमें बड फॉर्मेशन होते हैं, बताया था। जैसे ये है आपकी बैक्टीरियल सेल, ठीक है। हाँ तो सेकेंड ईयर, यहाँ बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कोई भी आपकी बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपकी एक तरफ से जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां से क्या होगा, यहाँ से आपका फिर बड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से बड निकलेंगे फिर धीरे धीरे। इनमें इलोंगेशन हुआ है थोड़ा सा बड में, ये जो बड बनाया था
ये थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही इंक्रीज करता है आफ्टर सम टाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी डॉटर सेल में। इट मीन्स इट इज अ बड। ये बड जो थे वो आपकी जो मदर सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल कहें, अदरवाइज से आप क्या कह सकते हैं, मदर सेल। मदर सेल से ये अपने आप अलग हो जाएगी और अलग होते ही ये डॉटर सेल कहें, अदरवाइज इसके बड कहें, ये बाद में अपना एक अलग सेल बनाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन किसकी होती है, बडिंग। इसमें ना तो हमें दो अलग अलग बैक्टीरियाज की जरूरत थी, नहीं कुछ, ये डायरेक्ट आपका वेजिटेटिव मेथड था। वेजिटेटिव मेथड में दो मेथड बताए थे, बाइनरी फिजन और बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है इसमें बड फॉर्मेशन होता है बस। अगर आपको इतना याद है कि बड फॉर्मेशन होता है बडिंग में, आप इजीली आपका ये डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये सब तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, बैक्टीरियाज आ जाता है 12th के सिलेबस में, है ना। तो इसीलिए इसमें ज्यादा आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं टाइम ले रहे हैं। जो बताया जाएगा उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट है आपका वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अगर हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज conjugation process, transformation, and the third is ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो आपको आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़ना है। इट मीन से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन सभी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये कल भी आपको बताया था थोड़ा कि कॉन्जुगेशन के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। चलिए आज हम जान लेते हैं ये होता क्या है बेसिकली। द फर्स्ट इज in this process
पे सेकंड ईयर, जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें आप। कॉन्जुगेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफी टाइम बाद, है ना। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एलैबोरेट किया जा रहा है इस चीज को। यहाँ पर आपके पास दो बैक्टीरियल सेल होंगी, जिनमें से एक होती है आपकी डोनर सेल और एक होगी आपकी रेसिपिएंट सेल, ठीक है। यहाँ पर आपने दो सेल यूज होंगी क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यही आप लोगों को बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, या तो दो सेल्स का यूज करते हैं हम लोग, अदरवाइज किसी फेज का, किसी वेक्टर का हम लोग यूज करेंगे। तो वही चीज है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इन कॉन्जुगेशन मेथड ये वन जो डोनर सेल है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या बनाया गया है, बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरियल जीनोम मीन इट्स अ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, इट मीन्स इट इज अ क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। कल बताया था इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दो जो आपने सेल ली है, एक डोनर सेल एक रेसिपिएंट सेल, नाम से ही पता चल रहा है डोनर सेल है। डोनर सेल मीन ये सेल जो है ये कुछ ना कुछ डोनेट करेगी। अब वो क्या डोनेट करेगी, वो उसके पास एक स्पेशल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या नाम देते थे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मीन यहाँ पर इस प्लाज्मिड को हम किसके नाम से जानते हैं, एफ फैक्टर, सेक्स फैक्टर के नाम से, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही हम इसे बोलते हैं एफ पॉजिटिव। और यहाँ पर रेसिपिएंट सेल में आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लाज्मिड एब्सेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम नाम देते हैं एफ नेगेटिव, ठीक है। इट इज अ मेल एंड इट इज अ फीमेल, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज को। अच्छा, यहाँ मेल सेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज अ फीमेल सेल, फीमेल सेल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर आपने दो सेल यूज की थी। अब होता क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो जब डायग्राम बनाया था बैक्टीरिया का, तो मैंने पिलाई बनाए थे, याद है। तो उस पिलाई की हेल्प से क्या होता है, ये दोनों जो बैक्टीरियल सेल हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, और ज्वाइन होने की वजह से ही यहाँ पर एक ट्यूब फॉर्मेशन होता है। ये ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है ना, आप लोग इजीली देख सकते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं, कहाँ लिख दूं, नहीं लिख देती हूँ, चलो। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होता है ये इस क्या करता है, यहाँ से जो प्लाज्मिड है, जो आपका एफ फैक्टर है यानी कि सेक्स फैक्टर जो है, वो इसी में से होते हुए दूसरी जो आपके पास रेसिपिएंट सेल है उसमें वो एंट्री करेगा। अब वो किस तरह से एंट्री करेगा वही आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका हुआ था, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था। कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ था, जो इनमें प्रेजेंट जो आपके पिलाई प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में, उनकी हेल्प से यहाँ पर उन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर जो प्लाज्मिड था आपका, ठीक है, आप लोगों को कल बताया था कि जो प्लाज्मिड जो आपका क्रोमोसोम वगैरह रहते हैं उसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है वो, ठीक है, और वो एक जगह से टूट जाएगा आपका प्लाज्मिड और लीनियर शेप में आ जाएगा। किस शेप में आ जाएगा, लीनियर शेप में। लीनियर शेप में जैसे ही आपका प्लाज्मिड आएगा वो आपके एफ पॉजिटिव, ठीक है, एफ पॉजिटिव सेल से एफ नेगेटिव सेल में माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि डोनर सेल से वो रेसिपिएंट सेल में माइग्रेट कर जाएगा, किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर, इसकी हेल्प से, यहाँ से, ठीक है। अब आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में भी लिए होंगे, सभी जानते हैं कि प्लाज्मिड में भी सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस इजीली हो जाती है एज डीएनए। जैसे डीएनए हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, लाइक प्लाज्मिड में भी इजीली रेप्लिकेशन हो जाता है, अपनी रेप्लिका बना लेता है। सिमिलरली ये यहाँ पर जैसे ही माइग्रेट करेगा तो इसमें से ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब आप देख रहे हैं, ठीक, ये यहाँ पर जब तक रहेगी तब तक वो इजीली माइग्रेट कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए ये जितना जल्दी पास में आए, ये दोनों कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, जल्दी हट गए, कि कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो एज सून एज पॉसिबल यहाँ से इस वे में हट जाती है। भाई सेक्स पिलाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पिलाई के थ्रू ही तो हुए थे ये,
पिलाई ने जैसे ही अपने अलग अलग हुए तो भाई जितना यहाँ पर प्लाज्मिड आ गया, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो है ये अपने जगह पर, अपने प्लेस पर आते ही क्या करेगा, यहाँ पर अपने आप सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा और अपना पूरा का पूरा प्लाज्मिड आपको बैक्टीरियल सेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस अब ये कब तक होता है भाई, सेकेंड ईयर। एक बात और, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ था ना कि जो माइग्रेशन है आपका प्लाज्मिड का वो कब तक होगा, ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब की प्रेजेंस पर कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो कितनी देर तक रहती है। अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक अटैच रहते हैं, इट मीन्स यहाँ पर काफ़ी टाइम तक इजीली प्लाज्मिड माइग्रेट कर सकता है वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। अगर सपोज कीजिए बहुत कम यहाँ से प्लाज्मिड माइग्रेट करता है तो क्या होगा, जितना भी जाएगा भाई तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, इजीली हो सकता है वो तो किसी भी उसमें, ठीक है। तो इजीली अपने रेप्लिका बना लेगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में ये तो बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक है। यहाँ पर अपना अलग बना लिया इसने, सपोज कीजिए जितना भी यहाँ से पहुंचा होगा थोड़ा बहुत माइग्रेशन के थ्रू प्लाज्मिड, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग प्लाज्मिड हो गया अब धीरे धीरे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये जो आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये आपकी इनविजिबल हो जाएगी और इनविजिबल होती है यानी कि जो पिलाई थे वो हट गए और यहाँ पर ये दो सेल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोनों सेल जो हैं, अब ये दोनों सेल ही आपकी F पॉजिटिव हो चुकी है जस्ट बिकॉज इसमें F फैक्टर जो थे वो प्रेजेंट है। अब ये दोनों ही सेल जो हैं वो आपकी किस में आएंगी, डोनर सेल में। अब ये जिसके चाहे उसके साथ ये कंबाइन कर सकती है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी को कोई परेशानी है कॉन्जुगेशन से रिलेटेड देन पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर आपने दो सेल लिए थे, एक सेल आपके डोनर सेल, अदर सेल इज रेसिपिएंट। इट मींस डोनर सेल अपने सेल में से कुछ चीज डोनेट करेगा रेसिपिएंट सेल में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, रेसिपिएंट मतलब लेने वाला होता है और डोनर मीन कुछ डोनेट करता है, ठीक है। इस डोनर सेल को हम और भी अदर नेम से जानते हैं, कौन कौन से, एफ फैक्टर, मेल बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड या फिर सेक्स फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे आपने नाम सुने। इसी तरीके से जो रेसिपिएंट सेल थी उसे हम फीमेल सेल, एफ नेगेटिव, भाई एफ किसकी वजह से बोल रहे हैं, किसकी एब्सेंटीज है यहाँ पर, प्लाज्मिड की एब्सेंटीज की वजह से ही यहाँ पर से हम एफ नेगेटिव के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है, इसके जो पिलाइज थे वो पास आते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, एक जगह से प्लाज्मिड जो है वो कट होगा और कट होने के बाद में वो माइग्रेट कर जाएगा। एक बात और, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से सिर्फ प्लाज्मिड ही होगा, यहाँ से ये जो जीनोम है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि बैक्टीरियल जीनोम जो है उसको यहाँ से ट्रांसफर करा दे, वो प्रोसेस इसमें से नहीं होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस अलग होती है, यहाँ पर जो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन हो रहा है वो अलग वे से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो माइग्रेट करेगा वो सिर्फ प्लाज्मिड होगा, आपका एफ फैक्टर ही सिर्फ यहाँ से माइग्रेट करता है अदर सेल में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जितना ये यहाँ से गया था प्लाज्मिड, उसके बाद आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया, रेप्लिकेशन किया अपना, मतलब रेप्लिकास बनाए हैं अपने और बाद में अलग अलग प्लाज्मिड दोनों ही सेल्स में हो गए और जो बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब थी वो इनविजिबल हो गई। मतलब इट मींस जो उनके पिलाई थे वो दूर हट गए। अब ये दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डॉटर सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो दोनों बैक्टीरियल सेल आपको मिले हैं वो दोनों ही एफ पॉजिटिव है, ठीक है। जस्ट मीन इसका मतलब क्या हो जाता है, इन दोनों में ही एफ फैक्टर प्रेजेंट है। अब ये दोनों ही डोनर सेल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन समझ में आया, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस क्या होती है सेकेंड ईयर। किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए, बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, सब चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Next is
हाँ भाई, अब आप ध्यान दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी, ठीक है, इसका सबसे पहले किसने बताया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। पूरा नाम ये था, आप ग्रिफिथ के नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल बकायदा आता है। ग्रिफिथ ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस पर उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो चलें इन्होंने क्या किया था वो जरा थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने बैक्टीरिया के दो अलग अलग स्ट्रेन्स लिए थे, 2 स्ट्रेन्स लिए थे इन्होंने, किसके, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के इन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, जिसमें फर्स्ट जो था आपका वो था कैप्सुलेटेड वायरुलेंट। ठीक है, यहाँ पर आर जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका रफ कॉलोनी, ये फॉर्मेशन करते हैं कौन, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड जो था वो था ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। भाई कैप्सुलेटेड आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, कैप्सूल या स्पाइन लेयर प्रेजेंट रहती है। कैप्सूल की वजह से ही वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आप सभी को पता है कैप्सूल। और ये भी बताया था कि कैप्सूल की वजह से ही वो बहुत ज्यादा डिजीज कॉज कर सकता है, ज्यादा हार्मफुल हो जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, वही उनका जो स्ट्रेन था वो कैसा था, वायरुलेंट था, डिसीज कॉज कर सकता था वो इजीली। ठीक है, और सेकंड स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मीन वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता था। रफ एंड स्मूथ कॉलोनी फॉर्मेशन की वजह से उन्होंने 2 अलग अलग स्ट्रेन्स लिए हैं। ठीक है, सभी को पता है ये 2 अलग अलग स्ट्रेन्स यहाँ नजर आ रहे हैं सभी को। अब जनरली ग्रिफिथ ने किया क्या था, इन दोनों ही स्ट्रेन्स को इन्होंने माउस में एंट्री कराई थी। किस तरह से कराई थी उसको जरा ध्यान देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट, ये देख रहे हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो वायरुलेंट है एंड रफ कॉलोनी जो फॉर्मेट कर रहे हैं, उन्हें उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया था। ठीक है, इंजेक्ट किस में किया था, माइस में। तो उससे जो रिजल्ट मिला था उन्हें वो क्या था, डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑल माइस आर डेड। सारे जो माइस थे वो सारे मर चुके थे। ठीक है, सेकंड जो नॉन कैप्सुलेटेड थे, नॉन कैप्सुलेटेड नॉन वायरुलेंट स्मूथ कॉलोनीज जो फॉर्मेट करते हैं, उन्हें जब माइस में इंजेक्ट किया गया वे सभी अलाइव थे। ठीक है, इट मीन्स वो इजीली सरवाइव कर गए। आफ्टर सम टाइम इन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को गर्म किया। ठीक है, हीट के थ्रू गर्म किया और इन्हें इनएक्टिव फेज में
कन्वर्ट कर दिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज को, ठीक है। इन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज को हीट पे थोड़ा सा गर्म करने के बाद उन्हें कैसा कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव फेज में करने के बाद उन्हें जब माइस में, ठीक है, उस माइस में इंजेक्ट किया गया तो जो आपको रिजल्ट मिला था, ग्रिफिथ को जो रिजल्ट मिला था वो था माइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वे दे ऑल वर अलाइव, राइट। एंड जब उन्होंने फोर्थ टाइम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक तो नॉन कैप्सुलेटेड प्लस हाँ भाई, तो जरा इन एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट स्ट्रेन था आपका, मतलब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वायरुलेंट था, जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिसीज कॉज करता था और जो क्या करता था, रफ कॉलोनी। रफ कॉलोनी को फिलहाल भूल जाइए, स्मूथ कॉलोनी और सब चीज, आप कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट पर फोकस कीजिए अपना, उस पर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज को जब उन्होंने किस में इंजेक्ट किया, माइस में, तो कैप्सूल के वजह से, ठीक है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से जितने भी माइस थे वो सारे मर गए थे। लेकिन जब उन्होंने सेकेंड स्ट्रेन में क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन वायरुलेंट मीन वो कैसे थे, वो डिसीज कॉज नहीं कर सकते थे। तो जब उन्हें इंजेक्ट किया था माइस में, तो क्या हुआ था, माइस पर कोई भी असर नहीं हुआ, उन पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, वे दे वर ऑल अलाइव, राइट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो फर्स्ट स्ट्रेन था यही स्ट्रेन लिया और इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा गर्म किया जब इस स्ट्रेन को, उसके बाद जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है, जैसे इन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को उस पर गर्म किया था तो उससे सारे वो इनएक्टिव फेज में हो गए थे, सारे मर गए थे। उसके बाद जब माइस में एंट्री कराते हैं इंजेक्ट के थ्रू, तो क्या होता है, माइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देवर ऑल अलाइव, राइट। फोर्थ में क्या किया उन्होंने, सेकेंड स्ट्रेन लिया था नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन कैप्सुलेटेड के साथ उन्होंने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था आपका, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थोड़ा गर्म करने वाला, तो उन्होंने इसी को, थर्ड वाले इसी को लिया था और क्या किया, उसके साथ ऐड कर दिया नॉन वायरुलेंट के साथ। और जब ऐड करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो आप देखेंगे कि जो माइस थे वो सारे मर गए थे। क्यों, तो इस बेसिस पर, अच्छा पहले तो ये बताएं सेकंड ईयर, हाँ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ईयर ये बताएं